Hello guys, welcome back in my YouTube channel. I am Santosh and you are watching my channel शिक्षा निकेतन। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना लाइक्स किया, इतना कमेंट किया। उसके लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हर बार की तरह इस बार फिर मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज का हमारा चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि क्लास 9 के मूवमेंट, आपकी जो क्लास 9 के मूवमेंट की बुक है उसी का चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो गाइस, ये कहानी कन्नड़ भाषा में लिखी हुई एक फॉक टेल्स पर आधारित है, जिसको कि मिस्टर A.K. रामानुजन जी ने राइट किया है, यानी कि इसके राइटर मिस्टर A.K. रामानुजन जी हैं। तो जैसा गाइस आप देख ही रहे हैं, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, दैट मीन मूर्खों के राज्य में। इस कहानी के शीर्षक से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई ऐसा राज्य है जो कि मूर्खों का है। दैट मीन उस राज्य के नागरिक, प्रजा, राजा, मंत्री सब के सब मूर्ख हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन मूर्खों की क्या कहानी है। आप देख ही रहे हैं कि मैंने इसमें बोर्ड में अपने 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे 1 बाय 1 राइट डाउन कर रखा है, और इसमें सबसे ऊपर टॉप पे मैंने सेंट को रखा है। आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको गुरु एक वर्ड मिलेगा, गुरु। तो ये गुरु जो है वो एक सेंट है, एक साधु है। और इनको मैंने सबसे टॉप पे क्यों रखा है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यही इस पूरे कहानी के हीरो हैं, आप कह सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक मूर्खों के राज्य से, जिसका कि राजा, मंत्री सभी लोग मूर्ख थे, और वो दूसरे राज्यों की भांति अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। कहने का मतलब है, वो चाहते थे कि जैसे दूसरे राज्य में लोग दिन में काम करते थे, रात को सोते थे, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने राज्य में एक आदेश दिया कि मेरे राज्य में सब दिन भर सोएंगे और शाम को जब सूरज ढल जाएगा तब से वो काम चालू करेंगे, अपने खेतों में जाएंगे, अपना व्यापार चलाएंगे, और जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी तब वो लोग अपना कामकाज बंद करके जाके सो जाएंगे। और जो भी प्रजा इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, राजा के इस आदेश से प्रजा भयभीत तो थी, लेकिन वो अवज्ञा तो कर नहीं सकती थी, इसलिए प्रजा ने राजा की आज्ञा का पालन करना चालू कर दिया। अब इसी दौरान आप जब कहानी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसी दौरान एक गुरु यानी कि एक साधु और उनका एक शिष्य इस राज्य में प्रवेश करते हैं। जब वो इस राज्य में प्रवेश करते हैं दिन में, तो वो क्या देखते हैं कि इतना सुंदर राज्य, बहुत सुंदर राज्य, देखने में एकदम मनोहारी दृश्य, लेकिन कोई नहीं। यहाँ तक कि जो पालतू जानवर हैं वो भी अपने पशुबाड़े में सो रहे हैं, एक सिंगल चूहा तक नहीं दिख रहा है। तो साधु को और उनके शिष्य को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सारा दिन वो लोग उसी राज्य में भटकते रहे, राज्य के सुंदर मनोहारी दृश्य को देखते रहे, और यही सोचते रहे कि ये कैसा राज्य है कि यहाँ पर सारी प्रजा, कोई दिख ही नहीं रहा है, ना तो राजा दिख रहा है, ना कोई सिपाही दिख रहा है, कोई प्रजा दिख रही है। लेकिन वो तब अचंभित हो गए जब सूर्य अस्त हुआ। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ वैसे ही धीरे धीरे सारे लोग अपने घर से बाहर आने लग गए। जिनको खेत जाना था वो खेत जाने लगे, जिनको अपना रोजगार के लिए बिजनेस चलाना था, अपने दुकान खोलनी थी, वो अपना दुकान खोल के बैठने लगे। तो इन दोनों को ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। अब दोनों ही थके हुए थे, साधु और उनका शिष्य दोनों ही थक चुके थे, भूख इनको अच्छी खासी लगी थी। तो सारा दिन के भटकन के बाद जब इनको कुछ नहीं मिला, तो शाम को जब खाने की दुकानें खुली तो इनको देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब जो है हम अपनी भूख मिटाते हैं।
जब ये खाना खाने के लिए अपने एक दुकान पर पहुँचे, तब वहाँ पे देख के वो और अचंभित हो गए। क्या कि वहाँ पर आप चाहे एक बनाना खरीदिए, चाहे बनानों का पूरा बंच खरीदिए, आप चाहे एक रोटी खरीदिए, चाहे 10 रोटी खरीदिए, हर चीज़ का मूल्य 1 डूडू। अच्छा, अब ये डूडू क्या है? जैसे हमारे भारत में करेंसी चलती है, वैसे ही उस समय उस राज्य में डूडू चला करता था, और वही डूडू, 1 डूडू में आप कोई भी खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। तो ये देखकर आपके गुरु और शिष्य दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उन्होंने कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर खुश हुए कि चलो अब पहले पेट भरा जाए, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में फिर सोचते हैं क्या करना है। जब शिष्य और गुरु दोनों ही खाना पीना खा के तृप्त हो गए, तो फिर गुरु ने क्या सोचा कि यार, ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर ज़्यादा देर हम नहीं रुक सकते, यहाँ पर रुकना घातक हो सकता है। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये मूर्खों का राज्य है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारा पेट भर चुका है, अब यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। तो उनके शिष्य ने कहा कि नहीं, यहाँ हर चीज़ सस्ती है, हम चाहे 1 केला खरीदें, चाहे पूरा दर्जन भर खरीद लें, चाहे 2 दर्जन खरीद लें, हमें 1 ही डूडू देना है। तो इसलिए ये बहुत सस्ता शहर है, बहुत सस्ता राज्य है, हमें गुरुजी यहीं पे रुकना चाहिए। गुरुजी ने उनको तब भी मना किया कि देखो, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कब पलट जाए, हमें चलना चाहिए। लेकिन शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, हमें यहीं रुकना चाहिए। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यहीं रुकना है, तुम यहाँ रुको, मैं तो चला। तो ये बोल के गुरुजी वहाँ से चले गए, और इनके जो शिष्य थे ये वहीं रुक गए। क्यों? इनको 1 ही डूडू में सब कुछ मिल जा रहा था। तो ये खा पी के केला, घी, चावल, रोटी, दाल, इतना सब खा खा के वो धीरे धीरे करके फूल के एकदम कद्दू जैसे हो गए। आप जब लेसन पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रीट बुल वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब जो सड़क में जो आपके बुल टहलते रहते हैं, उसके समान वो शिष्य खा पी के हो गया। उसी राज्य में एक चांदनी रात एक रिच मर्चेंट, एक धनाढ्य जो उस राज्य में बहुत अमीर था, अमीर मर्चेंट था, उसके घर में एक चोर घुसा। वो चोर, अ थीफ, वो चोर इस मर्चेंट के दीवार में सेंध लगा के होल करके उसके घर में घुसा। उसके घर से उसने सारा माल चुरा लिया। चुराने के बाद जब वो उसी होल से बाहर आ रहा था, तो वो दीवार कमज़ोर होने की वजह से उस पर ढह गई, और उस चोर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उस चोर का जो भाई था, वो राजा के पास गया और जाके उससे बोला, योर हाइनेस, हे राजा, मेरा भाई अपने पुराने व्यापार के सिलसिले में एक धनी मर्चेंट के पास गया था, लेकिन उसका दीवार कमज़ोर था, जिस वजह से वो ढह गया और मेरा भाई उसी के नीचे दब के मर गया। तो मुझे अपने भाई का कंपनसेशन चाहिए, उसकी मृत्यु का कंपनसेशन चाहिए। साथ ही साथ इस मर्चेंट ने जो कमज़ोर दीवार बनाई थी, उसका पनिशमेंट भी इसको देना आपको होगा। तो राजा ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल फरियादी, तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी बात रखी जाएगी, और उस मर्चेंट को लाने का आदेश दिया अपने सिपाहियों से कि जाओ उस मर्चेंट को लेकर आओ। जब उस मर्चेंट को लाया गया तो उससे पूछा गया कि भाई, तुम्हारे दीवार के नीचे दब के इसके भाई की डेथ हुई है, तुम इसको मानते हो? तो मर्चेंट ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने इस दीवार को जानबूझ के नहीं गिराया, इसके भाई ने दीवार में छेद किया और दीवार कमज़ोर थी, जो उस पर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो राजा ने फिर मर्चेंट से कहा कि भाई, तुमने दीवार कमज़ोर बनाई ही क्यों, कि वो उस चोर पे गिर गया,
या वो उस आदमी पे गिर गया जिससे उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब तुमने जानबूझ के वो दीवार कमज़ोर बनाई, इसलिए तुम एक्यूज्ड हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इस पे ये मर्चेंट घबरा गया। घबरा के उसने तुरंत राजा से कहा कि एक मिनट राजन, एक मिनट, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी, ये दीवार मेरे पिताजी ने बनाई थी, और जिस कारीगर से बनवाया था, जिस राजगीर से बनवाया था, ब्रिकलेयर जिस राजगीर से बनवाया था, उस राजगीर को मैं जानता हूँ, जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। गलती उसकी है जिसने वो दीवार कमज़ोर बनाई। तो राजा ने कहा कि हाँ, ये तो बात सही है भाई, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उसकी है कि उसने दीवार कमज़ोर क्यों बनाई। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस राजगीर को पकड़ के ले आओ जिसने ये दीवार कमज़ोर बनाई। उस बूढ़े ब्रिकलेयर को राज दरबार में पेश किया गया। उससे राजा ने पूछा, ए राजगीर, क्या तुम इस मर्चेंट को जानते हो जिसकी दीवार तुमने इसके पापा के ज़माने में बनाई थी? तो इस ब्रिकलेयर ने कहा, राजगीर ने कहा, हाँ महाराज, मैंने इसकी दीवार बनाई थी। इस पर राजा को गुस्सा आया। राजा ने सीधा बोला, हे राजगीर, तुमने ऐसी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई जो उस गरीब आदमी के ऊपर गिर गई, उससे मृत्यु हो गई? इसके दोषी तुम हो, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, वो भी मृत्यु दंड मिलेगा। तो इससे पहले कि राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता, ये बूढ़ा राजगीर तुरंत बोलता है कि महाराज, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इसके पिताजी के ज़माने में इस दीवार को बनाया था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब मैं वो दीवार बना रहा था तो मुझे अच्छे से याद है, एक डांसर, एक नृत्यांगना अपने पायल, जो घुंघरू के साथ जो पायल पहनी हुई थी, वो बार बार मेरे आँखों के सामने से आ जा रही थी। उसके पायलों की छन छन की आवाज़ से मेरा ध्यान भटक जा रहा था और मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था, जिस वजह से गलती से ये दीवार कमज़ोर बन गई और उस गरीब पे ये दीवार गिर गई। तो इसका दोषी मैं नहीं हूँ, वो नृत्यांगना है जो बार बार अपने घुंघरू से आ जा रही थी, अपने पायलों के घुंघरू की आवाज़ से मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, जिस वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाया। तो राजा ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है भाई, अगर कोई काम को डिस्टर्ब करेगा तो काम अच्छे से नहीं होगा, तो इसका मतलब जिसने डिस्टर्ब किया है गलती उसकी है। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस नृत्यांगना को पकड़ के ले आओ जो बार बार आ जा रही थी और जिसके पायलों की आवाज़ से इस राजगीर को दिक्कत हुई। तो वो इस समय वो नृत्यांगना भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसको किसी तरह खोज खाज के उसको लाया गया, दरबार में पेश किया गया। अब इस नृत्यांगना से राजा ने कहा कि हे नृत्यांगना, तुम क्यों बार बार इस राजगीर के सामने से आ जा रही थी, जिस वजह से इसका ध्यान भटक गया और ये उस मर्चेंट के दीवार को ठीक से नहीं खड़ा कर पाया, कमज़ोर बना दिया, जिससे वो दीवार ढह गई और उस गरीब आदमी की मृत्यु हो गई। इसकी दोषी तुम हो, इसलिए इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तो नृत्यांगना ने कहा कि महाराज, मुझे अच्छे से याद है, इसकी गलती मेरी भी गलती नहीं थी, मैं वहाँ पे आ जा रही थी, उसके पीछे भी कारण था। कारण क्या था? मैंने उसी रास्ते में पड़ने वाले एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार के यहाँ अपने गहने बनने के लिए दिए थे, और वो सुनार मुझे आज देगा, कल देगा, परसों देगा करके टहला रहा था, जिस वजह से मैं बार बार उस रास्ते से आ जा रही थी और मेरे घुंघरू, मेरे पायलों की आवाज़ से इस राजगीर को दिक्कत हुई और इसने मर्चेंट की दीवार कमज़ोर बना दी। तो गलती मेरी भी नहीं है, गलती इस सुनार की है। तो राजा ने कहा, ये भी बात सही है, ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है तो नहीं, क्योंकि गलती ना तो मर्चेंट की है, ना राजगीर की है, ना डांसर की है, तो असली दोषी फिर ये सुनार है। तो उसने फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इस सुनार को ढूंढ के लेकर आओ, हम इसी को मृत्युदंड देंगे, असली दोषी यही है। फिर सिपाही गए उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढने। गोल्ड स्मिथ को जब पता चला कि राजा ने तो मृत्यु का फरमान जारी कर दिया है, वो बेचारा छुप गया।
लेकिन तब भी उसको खोज खाज के किसी तरह सिपाहियों ने पकड़ के ले आके आपके राज दरबार में उसको पेश किया। अब राजा ने इस सुनार से कहा कि हे सुनार, तुमने इस डांसर को बार बार अपने दुकान में दौड़ाया, जिस वजह से इस राजगीर का ध्यान भटका और इसने इस मर्चेंट की दीवार कमज़ोर बनाई, जिससे उस गरीब आदमी की मृत्यु हुई। इसलिए असली दोषी तुम ही हो, तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इसमें ये बूढ़े सुनार ने राजा से कहा कि महाराज, गलती इसमें मेरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने इस डांसर को अपने दुकान में दौड़ाया था, आज कल परसों करके, मैं उसकी गलती मानता हूँ कि मैंने इस डांसर को अपने दुकान में कई बार बुलवाया, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो मर्चेंट था जिसने मुझे अपने यहाँ शादी के लिए गहने बनाने दिए थे, और उसने मुझसे कहा था कि मुझे ये गहने हर हाल में सबसे पहले चाहिए। तो इसलिए गलती उस रिच मर्चेंट की है जिसने मुझे ये आदेश दिया था कि सबसे पहले मेरे गहने बना के मुझे दो, क्योंकि मेरे यहाँ शादी है। तो महाराज, इसमें मेरी गलती भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि हाँ सुनार, ये तो तुम सही बोल लो, इसका मतलब इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। तो वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुमसे कहा था कि सबसे पहले गहने बना के दो? तो उस गोल्ड स्मिथ ने, उस सुनार ने कहा कि महाराज, वो वही रिच मर्चेंट है जिसने आपसे ये कंप्लेन की है कि मेरे वजह से इसकी दीवार गिर गई। तो राजा ने कहा इसका मतलब मैंने सही पहचाना था कि ये रिच मर्चेंट, सारे फसाद की जड़ यही है, इसी की वजह से सारी कहानी हुई है। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, अब इसी रिच मर्चेंट को पकड़ के ले आओ, हम इसी को मृत्युदंड देंगे। तो सिपाही गए, इस मर्चेंट को पकड़ के ले आए। जब पकड़ के उसको राज दरबार में पेश किया गया तो राजा ने सीधा कहा कि हे मर्चेंट, तुम्हारे ही वजह से उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई, क्योंकि तुम्ही ने इस सुनार को अपने गहने बनाने के लिए जल्दी की थी। तो तब इसने कहा कि महाराज, गलती मेरी नहीं है, वो गहने बनाने के लिए ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, बल्कि मेरे पिताजी ने दिया था, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो गलती मेरी भी नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरे पिताजी ने दोष किया था, तो इसलिए दंड उन्हें मिलना चाहिए था, मैं निर्दोष हूँ। तो इस पर राजा ने कहा कि भाई, जैसे पिता के मृत्यु के बाद उसकी सारी चल अचल संपत्ति का वारिस उसका लड़का होता है, वैसे ही पिता के सारे गुनहगारों, जितने भी उसके गुनाह हैं, उसका वारिस भी उसका लड़का ही होगा। तो इस दीवार को जो ढही है, इसको तुम्हारे पिता ने बनवाया था, तुम्हारे पिता दोषी है, इसलिए उस दोषी में तुम भी बराबर के भागीदार हो, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने तब अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको मृत्युदंड दिया जाए और इसके लिए एक स्टेक बनवाया जाए। स्टेक क्या है? स्टेक एक लकड़ी का उस समय का एक ढांचा टाइप का बनाया जाता था, जिसमें कि लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, उसमें फंसा कर लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो इसके लिए राजा ने मृत्युदंड का आदेश दिया और स्टेक बनवाने का आदेश दिया। जब उस स्टेक को बनाया गया और उस स्टेक पे इस रिच मर्चेंट को लेटाया गया, तो जो कसाई था उसने पाया कि वो रिच मर्चेंट बहुत ही पतला है और वो उस स्टेक पे फिट नहीं हो रहा था। तो उसने राजा से आके कहा कि महाराज, ये मर्चेंट तो बहुत ही पतला है, ये तो इस पे फिट ही नहीं हो रहा है। तो राजा ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, अगर ये इस पे फिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम इसको नहीं मार सकते। तो राजा ने एक आदेश पारित किया कि जाओ फिर उस आदमी को पकड़ के ले आओ जो इस स्टेक पर अच्छे से फिट हो जाए। और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को ढूंढ के कहीं से भी पकड़ के ले आओ, मैं उन्हीं को मृत्युदंड दूंगा।
तो सिपाही मंत्री सब लोग गए राज्य में, खोजने लगे कि कौन इस स्टेक पर फिट हो। तो खोजते खोजते वो लोग उसी शिष्य के पास पहुंच गए जो कि गुरु के साथ आया था। और वो लोग जब इस शिष्य को देखे तो वो समझ गए कि ये शिष्य उस स्टेक पर फिट हो जाएगा। अब देखिए कहानी में मज़ा। तो उनके जो मंत्री थे और सैनिक थे वो इस डिसिप्लिन को, इस शिष्य को पकड़ लिए और पकड़ के राज दरबार ले गए। ये बेचारा चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती क्या है, मुझे बताया तो जाए, आखिर मुझे मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है। तो इससे बस इतना कहा गया कि तुमने कोई गलती नहीं है, ठीक है मानते हैं, लेकिन तुम उस स्टेक पर फिट हो, इसीलिए मृत्युदंड तुम्ही को दिया जाएगा। अब ये बेचारा परेशान रोते गाते वहाँ पर चला तो गया और उसको कारागार में डाल दिया गया कि अगले दिन इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इसने मन ही मन सोचा कि काश मैंने अपने गुरुजी की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे गुरुजी ने सही कहा था कि ये बेवकूफ़ों का, मूर्खों का राज्य है, यहाँ किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, कब इनका क्या इनको दिमाग में सवार हो जाए कोई नहीं जानता। और आज अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती तो शायद आज मैं मृत्युदंड पे ना खड़ा होता। तो इस कहानी में ये भी कहा गया है कि ये जो गुरुजी हैं ये त्रिकालदर्शी हैं, मतलब भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं और लोगों से उनका संपर्क भी मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तो जब गुरुजी को अपने त्रिकालदर्शी या दूरदर्शिता से जब ये पता चला कि उसका शिष्य संकट में है तो गुरुजी तत्काल ही उस राज्य में आ गए और राजा के दरबार में पहुंच गए। उस राज दरबार में पहुंचने के बाद ये गुरुजी सबसे पहले अपने शिष्य के पास गए, उसके कान में कुछ धीरे से फुसफुसाया। फुसफुसाने के बाद फिर वो राजा के पास आए, राजा से आके बोले कि हे महाराज, आप ये बताइए कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य। तो राजा ने कहा ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है। तो इस पे गुरुजी ने कहा तब तो महाराज आपको मुझे ही सबसे पहले मृत्युदंड देना चाहिए, ना कि मेरे शिष्य को, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तो जैसे ही गुरु ने ये बात कहा तुरंत शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे आपने सेलेक्ट किया है, मुझे डिसाइड किया गया है मृत्युदंड देने के लिए, आप पहले मुझे दीजिए। तो इस पे गुरु ने कहा नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पहले मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। शिष्य ने कहा नहीं, मैं शिष्य धर्म का पालन करूँगा, मैं इस स्टेक पे फिट हो रहा हूँ, मृत्युदंड मुझे मिलना चाहिए। ये तू मैं के चक्कर में राजा हो गए कंफ्यूज। राजा ने कहा शांत रहो, पहले ये बताओ गुरुजी, आप बताओ मैं आपको क्यों मारूं, स्टेक पर तो ये शिष्य फिट हो रहा है। तो गुरु ने राजा से कहा कि ये पूछने वाले आप कौन होते हैं महाराज, ये आपको पूछना शोभा नहीं देता। अभी अभी आपने खुद ही कहा है कि गुरु बड़ा होता है, मैं बड़ा हूँ, इसलिए मृत्युदंड मुझे ही मिलना चाहिए। इस पर शिष्य ने कहा नहीं महाराज, ये मेरे साथ अन्याय होगा, आपने मुझे सेलेक्ट किया है, मृत्युदंड मुझे मिलना चाहिए। इस पर राजा ने सोचा कि ये गुरु और शिष्य पहले मैं के चक्कर में मृत्युदंड पाना चाह रहे हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है, क्योंकि ये गुरुजी दिखने में तो बड़े मतलब ज्ञानी महात्मा लग रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा गुरुजी से, हे गुरुजी, पहले आप मुझे ये बताइए, आप दोनों ही पहले मरना चाह रहे हैं, आखिर इसका रहस्य क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो ये रहस्य नहीं बता सकता, आपको जो है पहले मुझे मानना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप मुझे रहस्य बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको रहस्य बता सकता हूँ। राजा ने कहा क्या, कि अगर रहस्य बताने के बाद सबसे पहले अगर आप मुझे मृत्युदंड देंगे तभी मैं आपको रहस्य बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो ये गुरुजी राजा को एक किनारे ले गए अकेले में और जाके धीरे से राजा के कान में कहा कि हे महाराज, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत राज्य घूमा हूँ, लेकिन जब मैं इस राज्य में आया तो इस राज्य की तरह सुंदर राज्य और आपकी तरह
एक न्यायप्रिय राजा पूरे विश्व में मैंने कहीं नहीं देखा। और ऊपर से वो स्टेक, वो नया स्टेक जो आपने बनवाया है, जिस पर अभी तक एक भी क्रिमिनल की मृत्यु नहीं हुई, मतलब एक भी अपराधी की मृत्यु नहीं हुई, वो स्टेक भगवान का स्टेक है। अर्थात जो उस स्टेक पे सबसे पहले मरेगा वो अपने अगले जन्म में इसी राज्य का राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो उस राजा का मंत्री बनेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मुझे मृत्युदंड दें। अब राजा जी, आपने मुझसे वादा किया है कि पहले आप मुझे मृत्युदंड देंगे, तो अब आप अपने वचनों को पूरा कीजिए और मुझे ही मृत्युदंड दीजिए, और आदेश दीजिए कि मुझे मृत्युदंड दिया जाए। साधु के इतने बड़े रहस्योद्घाटन के बाद राजा सोच में पड़ गया, और उसने अपने जल्लादों को यह आदेश दिया कि एक दिन के लिए मृत्युदंड टाल दिया जाता है, और साथ ही साथ गुरुजी और उनके शिष्यों को कारागार में भेज दिया गया। और अपने मंत्री के साथ वो गुप्त मंत्रणा करने लगे, एक अकेले में जाके, एकांत में जाके गुप्त मंत्रणा करने लगे। क्या करने लगे? वो साधु की सारी बात उन्होंने मंत्री से बताया और ये कहा कि हे मंत्री, मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में मेरे इस राज्य का कोई और भोग करे। मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी इसी राज्य का भोग मैं ही करूँ। तो इसलिए साधु, मुझे तो नहीं लगता कि साधु झूठ बोल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं मरता हूँ, उसके बाद हे मंत्री तुम मर जाना, तो अगले जन्म में भी मैं राजा बनूंगा, तुम मेरे मंत्री बनना। तो मंत्री इस पे तैयार हो गया। उसने अपने जल्लादों से को बुलवाया और जल्लादों को ये आदेश दिया कि मैं कल रात को जिसको 2 आदमियों को भेजूंगा, एक के बाद एक, जो सबसे पहले आएगा उसे पहले मारना, जो उसके बाद आएगा उसको उसके बाद मारना, और उससे कोई प्रश्न मत पूछना। तो राजा का आदेश था, जल्लाद मान गए। अगले दिन रात को राजा कारागार में गया, उसने इन दोनों को बंधन मुक्त कर दिया, कारागार से मुक्त कर दिया, और अपने आप को ही उन्होंने ढक कर अपने हाथ पीछे से बांधकर मृत्यु के लिए जल्लाद के पास सबसे पहले राजा पहुंच गया। तो उसका मुंह ढका हुआ था, तो जल्लाद ने सबसे पहले राजा को मार दिया। उसके बाद उसका मंत्री गया, उसके मंत्री को भी जल्लादों ने उसी स्टेक के थ्रू मार दिया। अब अगले दिन जब सुबह हुई, जब दोनों राजा और उनके मंत्री का जब शरीर देखा गया, तो पूरी प्रजा चौंक गई कि अरे, इस राज्य का तो राजा भी मर गया और मंत्री भी मर गया, तो अब इस राज्य को चलाएगा कौन? तो इस पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया। तो सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि चूंकि ये गुरुदेव ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने ही सब कुछ इस राज्य में सही किया है, इसलिए हम इस गुरुजी को ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। तो सारी प्रजा पहुंच गई गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने क्या कहा कि हे प्रजा, मैं एक ही शर्त पर इस राज्य का राजा बनूंगा, अगर आप मेरी वो शर्त मानेंगे तो प्रजा ने बोला, जी गुरुजी बताइए क्या शर्त है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे दूसरे राज्यों में दिन में काम होता है, रात को आराम होता है, वैसे आप सब भी दिन में काम करिए, रात को आराम कीजिए। दिन में आप जो है खेत में काम कीजिए, अपने व्यापार का काम कीजिए, शाम ढल जाए अपना खाना पीना खाइए और सो जाइए। पशु पक्षी भी सेम उसी तरह चले। और सबसे बड़ी बात, जो आपके राज्य में एक डूडू में सब कुछ मिल जाता है, उसे भी आपको बदलना पड़ेगा, अर्थात हर चीज़ का मूल्य अलग अलग निर्धारित होगा। तो साधु की ये बात प्रजा ने मान लिया, और उसके बाद
इसी साधु को उस राज्य के प्रजा ने मिलकर उस राज्य का राजा घोषित कर दिया और इस डिसिप्लिन को, उसके शिष्य को उसके मंत्री बनाकर उस राज्य में बैठा दिया गया। तो गाइस, ये था आपका इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आपको मेरे ख्याल से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये इस मूर्खों के राज्य की क्या कहानी थी और मैंने क्यों इस सेंट को, इस गुरु को नंबर 1 पे रखा था और मैंने क्यों कहा था कि ये ही इस कहानी के हीरो है, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद ये भी ना होते। तो ओके गाइस, अब इसी के साथ मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया। ओके, टिल देन गाइस, गुड बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।